सर अरसलान ने आपको सर अरसलान ने आप लोगों को एक फॉर्म दिया था कि इसको फिल करें ताकि आपका डाटा आ जाए। उसमें ये होगा कि हम ये जो जूम लेक्चर्स हैं, वैसे तो हमने जूम परचेज किए हुए हैं, 3 4 हमारे पास अकाउंट है, क्योंकि हमारी क्लासेस इस वक्त पैरेलल चल रही हैं। सीएसएस की चल रही है, वन पेपर की चल रही है, एक दो और सेशन चल रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर हम ऑनलाइन, तो आप उसको जब भी देखना चाहें, वो क्लाउड के ऊपर वीडियो की जो रिकॉर्डिंग होती है वो पड़ी होती है, वहां से आप देख के डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोग उसको डाउनलोड उन्हें करना नहीं आ रहा होता, या कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो उनसे बाद में गुम हो जाता है, फिर कहीं उनसे वो डिलीट हो जाता है। तो जाहिर बात है कि इसकी ज़रूरत आपको बाद में भी पड़ती रहती है जब कभी आपने कोई एग्ज़ाम देना है। तो वो हम उसको ये करेंगे कि उसको डाउनलोड करेंगे, और उसको डाउनलोड करके हम उसको ना ड्राइव के ऊपर स्टोर कर देते हैं, और वहां से फिर आपका जीमेल उसके अंदर लगाते हैं, और लगा के उसका एक लिंक जनरेट करते हैं, और वो एक फाइल बना के ना, उसको डाटा फाइल कहते हैं। उस डाटा फाइल में हर चीज का लिंक आपको मिल जाया करेगा, कि यानी कि ये एक तरतीब से, ऑर्डर से, कि आज लेक्चर नंबर 1 है, ये टॉपिक का नाम है, ये उसका आगे जूम की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आगे उसके नोट्स पड़े हुए हैं, आगे उसके एमसीक्यूज पड़े हैं, और आगे उसका क्विज पड़ा है। तो यूं एक तरतीब के अंदर वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। वो डाटा फाइल जो है जब कंप्लीट हो जाती है तो वो हमारे पास मौजूद रहती है। अगर कभी आपसे गुम भी हो जाए डाटा, तो आप लोग जो है वो उसको दोबारा से उसको कर सकते हैं, स्टोर अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं जब भी, मतलब एक तरह का क्योंकि कुछ एकेडमीज इस तरह से करती हैं कि वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं करते, अगर करते भी हैं तो वो उसकी एक्सेस बस कुछ देर तक ही वो देते हैं बच्चों को। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि वो उसकी एक्सेस खत्म कर देते हैं। लेकिन हम एक्सेस जो है वो खत्म नहीं करते, हम जीमेल आपका लगा के उसको लाइफ टाइम आपको दे देते हैं, ताकि दोबारा भी कभी अगर आपको तैयारी करने का जरूरत पड़े तो आप उसको दोबारा से कर सकें। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं जी। और अभी आपको स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर मुझे बताइएगा अगर कोई वॉइस वगैरह का इशू हो। वैसे मेरी तरफ से तो नहीं होता, मेरी तरफ से तो नेट भी ओके होता है। और बाकी जो है वो स्क्रीन तो जारी बात है, वो तो ऑब्वियसली आपको नजर आ ही जाती है। तो स्क्रीन आपको नजर आना शुरू हो गई है जी, मुझे पता चल गया है। तो अभी आप लोग ये करें कि आप लोग मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है। जिनको आवाज ठीक नहीं आ रही उनका इंटरनेट का मसला होता है। हमारी तरफ से कोई आवाज का कोई मसला, कोई इशू नहीं होता। जी मुझे एक मैसेज करके बस बता दें ताकि फिर हम बाकायदा इसको शुरू करें। जी ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारा आज का जो पहला सॉरी दूसरा लेक्चर है, यूनिट नंबर 1 के ऊपर हम इस वक्त हैं, और इसका हमारा आज लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर के आखिर में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, एक असाइनमेंट भी आपको मिलेगी, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और क्विज भी होगा इंशाल्लाह। तो आपके सामने आउटलाइंस हैं इस वक्त, और यकीनन आपको नजर भी आ रही हैं। आज की आउटलाइन में सबसे पहले हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। उसके बाद हमने एरर्स को डिस्कस करना है, फिर अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशंस, और आखिर में एक असाइनमेंट। तो प्रिसीजन जो है, इसको बहुत सारे तरीकों से समझा जा सकता है, इसको बहुत सारे तरीकों से देखा जाता है। तो इंशाल्लाह वो सारे ही आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रिसीजन क्या है जी? मैं प्रिसीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जो पहला हिस्सा है, इसमें हम बात कर रहे हैं किसी सिंगल एक्सपेरिमेंट की। एक एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया जाता है, या आप यूं कह लें कि जब एक ही इंस्ट्रूमेंट से आप एक से ज्यादा दफा किसी चीज को मेजर करते हो, या सिंगल एक्सपेरिमेंट कह लें ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। प्रिसीजन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन एग्री विद ईच अदर, ठीक है। मुख्तसर आप ये कह सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा।
इफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट फॉर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की है और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है 10.2, 10.3, 10.1 एंड 10.2। ठीक है जी, एक ही एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, उसमें हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं और हमारे पास चार मुख्तलिफ जो मेजरमेंट्स हैं उसमें चार मुख्तलिफ रिजल्ट्स आए। अब देखना ये होता है कि आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आपस में कितना, वो कितना कंसिस्टेंट है। इससे मुराद ये है कि वैल्यूज जो हैं उनके दरमियान कितना डिफरेंस है। अगर तो ये वैल्यूज क्लोज हैं, इनका स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मैं इन्हीं वैल्यूज को यहां पर प्लॉट कर लूं और फर्ज कर लें कि मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ आ जाए, ठीक है, और एक दूसरा ग्राफ जो है वो मेरे पास इस तरह से आ जाए। अब ये जो मैंने सेकंड ग्राफ बनाया है ये मुझे बता रहा है कि मेरे जो ग्राफ का स्प्रेड है वो कम है। ये जो पहला मैंने ग्राफ बनाया ये बता रहा है कि स्प्रेड ज्यादा है। अगर तो वैल्यूज के दरमियान जो गैप है, जो इंटरवल है, वो बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को कहा जाता है कि ये वैल्यूज प्रिसाइज हैं, ये वैल्यूज प्रिसाइज हैं। अब दूसरी चीज आती है कि ये एक्यूरेट हैं या नहीं, वो एक अलग बहस है, क्योंकि एक्यूरेसी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब ये भी हो सकता है कि जो एक्चुअल हमारी मेजरमेंट है वो है 11, यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, इसे कहते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। 10.2 की बात कर लें या 10.3 की बात कर लें या 10.1 की कर लें, 10.2 की कर लें, ये सब 11 से दूर है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, बिकॉज वैल्यूज जो है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये देखें जी, इवन इफ दोज रिजल्ट्स आर फार फ्रॉम द ट्रू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, चाहे एक्चुअल वैल्यू से हम दूर भी क्यों ना हो, ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। प्रिसीजन इज कंसर्न विद रेपेटिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि आपकी मेजरमेंट्स अगर रिपीट हो रही हैं, रिपीट वो तभी होती हैं अगर उनके दरमियान गैप बहुत ही कम हो। ठीक है जी, प्रिसीजन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय स्प्रेड और स्कैटर ऑफ डाटा पॉइंट्स, यानी कि आपके जो डाटा पॉइंट्स हैं उसका स्कैटरिंग कितनी है, उसका स्प्रेड कितना है। ये मैंने आपको यहां पर समझाया दो ग्राफ बना के, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2। अगर तो वैल्यूज का स्प्रेड कम है, वो कंसिस्टेंट है, उनके दरमियान गैप्स कम है, क्लोज क्लोज है, क्लोजली स्पेस्ड वैल्यूज हैं, तो हम कहेंगे वो प्रिसाइज हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर कुछ ऐसी वैल्यूज लिखता हूं, फर्ज करें 10.1, ठीक है जी, 10.5, 10.9। अब अगर इन वैल्यूज के बारे में बात की जाए तो ये वैल्यूज प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज इनके दरमियान जो गैप्स है वो ज्यादा है, इनका जो इंटरवल है वो बड़ा है, इनका स्प्रेड ज्यादा है, लिहाजा ये प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं दूसरी तरह से। ये मैंने कहा था कि अगर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो उसमें ये होता है। ठीक है, अब हम एक ऐसी मेजरमेंट की बात करते हैं, एक ही मेजरमेंट को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लिया गया। मसलन मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ है L। मैं इसको तीन इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूं। मैं इसको मीटर रॉड से मेजर करता हूं, आगे चल के मैं बताता हूं। फिर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से करता हूं, फिर मैं इसको स्क्रू गेज से करता हूं, तो मेरे पास तीन मुख्तलिफ रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स के अंदर प्रिसीजन आप कैसे बताते हैं? प्रिसीजन आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये अबाउट है, प्रिसीजन आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द मोर इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट अ मेजरमेंट द मोर प्रिसाइज इट इज। ठीक है, यानी कि किसी मेजरमेंट के हवाले से अगर आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हम कहेंगे वो मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज है। मसलन मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है 0.7, 0.70 और 0.700। अब मुझे आप बताइए कि वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2 या वैल्यू नंबर 3, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू जो हमें मेजरमेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, बताइए। थर्ड वैल्यू जी,
आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है इरफान, बिल्कुल दुरुस्त आपका आंसर है, जवाद का भी दुरुस्त है जी, सगीर का भी दुरुस्त है। तो जो तीसरी वैल्यू है वो हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बाकी दोनों से ज्यादा है। तो जिस मेजरमेंट में रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा होती है वो हमें जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है वो उतनी ही प्रिसाइज होती है। ठीक है, तो अब आपके सामने एक एग्जांपल है। मेरे पास लेंथ ऑफ अ स्टिक है एल, उसको मैंने मीटर रॉड से मेजर किया है, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है और स्क्रू गेज से मेजर किया है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि तीनों में से ज्यादा रेजोल्यूशन किस वैल्यू में आ रही है? 0.700 में। ये मुझे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है वो कौन सी है? वो है 0.700। ठीक है जी, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन का। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया प्रिसीजन का, और ये प्रिसीजन का दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया जी, तो इसको भी अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में से जो सबसे कम लीस्ट काउंट है वो स्क्रू गेज का है। इसका मतलब है कि प्रिसीजन को हम लीस्ट काउंट के साथ भी कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब है कि जो लीस्ट काउंट होता है, जिसको हम एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, लीस्ट काउंट या एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, ये जो लीस्ट काउंट या एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज होगी। यानी कि लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिसीजन। ठीक है, अब अगर लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसीजन ज्यादा होगी, वो मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी, और अगर लीस्ट काउंट ज्यादा है तो वो लेस प्रिसाइज वैल्यू होगी। ठीक है, सो जो हमारी प्रिसीजन है इसको एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है, और एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? वो लीस्ट काउंट के साथ है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यानी कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी मेजरमेंट में, ठीक है, वो मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। इन जनरल मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ प्रिसीजन। अगर आप गौर करें यहां पर, तो ये जो तीनों वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, इन तीनों वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये थर्ड वैल्यू में है, और इसी को हमने कहा है कि ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई जी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम, इसका एक और नाम भी है, इसको हम परसेंटेज एरर भी कहते हैं, सॉरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सिंपली हम एरर भी कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। एक्यूरेसी ऑन अदर हैंड रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है जी, ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूं कि जी मैंने जो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरी कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। इसको हम एक्सेप्टेड वैल्यू भी कहते हैं और इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, जी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, और मेरे पास जी की वैल्यू आती है 9.5। ठीक है, अब आप इस एक्चुअल वैल्यू से जितना दूर हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर उतना ही ज्यादा है, और जितना आप इस वैल्यू के करीब हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर उतना ही कम है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम डायरेक्टली डायरेक्टली भी कह सकते हैं, ठीक है जी, एरर भी कह सकते हैं। If the true length of an object is 10 centimeter and the measurement result is 10.5 centimeter, the measurement is not accurate because it deviates from the true value. True value से ये दूर है. On the other hand, if measurement is 10.1 centimeter, it is more accurate. ठीक है, यानी कि अगर 10.5 और 10.1 को कंपेयर किया जाए तो इनमें जो ज्यादा करीब है 10 के वो 10.1 है। सो 10.1 इज मोर एक्यूरेट देन 10.5। ठीक है, अच्छा जी, इसका एक और नाम भी है, इसको हम
जब कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम निकालते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जब हम एक्यूरेसी को निकालते हैं तो पहले हम निकालते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट, और डिवाइडेड बाय जो वैल्यू हमने मेजर की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है 0.45 सेंटीमीटर, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने ये लेंथ मेजर की है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब जो प्रिसीजन है वो तो डायरेक्टली हमने निकाल ली, ये जो लीस्ट काउंट है आपका, इसी को हम प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। लिहाजा ये तो हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकल आई। अब हमने निकालनी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो इसका फार्मूला हमने लिखा लीस्ट काउंट यानी कि 0.01 डिवाइडेड बाय आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है 0.45। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से तो ये बन जाएगी हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आगे जी सिग्निफिकेंट फिगर, और ये हमारा टारगेट पॉइंट हो सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर बस एक आधी कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अभी बहस करेंगे। ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, अनसर्टेनिटीज की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आता है मेजरमेंट का, उसके अंदर वो नंबर्स जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। इसमें मुख्तलिफ डेफिनेशंस आपको मिलती हैं बुक्स के अंदर कि जी वन फलाना नंबर, वन फलाना नंबर। तो इसमें जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जिनको, वो डिजिट्स जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें ये खतरा नहीं होता कि यहाँ पर कोई एरर आएगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से निकाले जाते हैं? दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका है व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गिवन। जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो इंफॉर्मेशन हमें ना दी गई हो तो फिर हमें कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं जी 123.22। अब इसमें सारे ही नॉन जीरो हैं, वन भी नॉन जीरो है, टू भी नॉन जीरो है, थ्री भी नॉन जीरो है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, उसके बाद है जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जीरो आ जाए, फॉर एग्जांपल ये देखें 205.004। अब देखें एक जीरो यहां पर आ रहा है, ये 2 और 5 के दरमियान है, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2 और 5 दोनों ही नॉन जीरो हैं। अब 5 और 4 के दरमियान भी दो जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जी मैं आपके मैसेज देख लूँ जी। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा उसके बाद जी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। मसलन एक और एग्जांपल यहाँ पर हो सकती है 1.001। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। उसकी वजह यह है, ये जो दरमियान में दो जीरो आए हैं ना, ये नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आए हैं। ठीक है, वन भी नॉन जीरो है और ये वन भी नॉन जीरो है। इसके दरमियान जितने भी जीरो आएंगे, चाहे डेसिमल आए ना आए, वो सारे जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट। उसके बाद स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब स्टार्टिंग जीरो कौन से होते हैं? जो जीरो लेफ्ट पे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट पे। अब यहां पर वन सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट पे स्टार्टिंग जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अलावा 0.00254। ठीक है, अब ये जो नंबर मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 3 है। ठीक है, इसमें ये वाला जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। उसके बाद एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ नंबर कंटेन डेसिमल फ्रैक्शन। अगर तो नंबर डेसिमल फ्रैक्शन वाला है तो एंडिंग जीरो यानी कि जो राइट साइड पे आ रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं 7.00। ठीक है, ये वाले जीरो जो राइट साइड पे आ रहे हैं किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के, ठीक है, ये वाले जो राइट साइड पे आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। आप और एग्जांपल ले सकते हैं 70.00।
अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट उस सूरत में होंगे अगर डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें जी 20.000। अब ये चारों जीरो ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां पर डेसिमल फ्रैक्शन मौजूद है। ठीक है जी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस नंबर में? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी, अब मसला आता है कि हमने कहा कि जो एंडिंग जीरोज हैं या वो जीरो जो राइट साइड पे आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, इफ नंबर इज अ होल नंबर, तो उस सूरत में फिर ये इसका क्या हमने करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 10,000। ठीक है, अब 10,000 में कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, और इसमें ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ये होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है और सारे जीरो यहां पर राइट साइड पे आ रहे हैं, सारे जीरो यहां पर एंडिंग जीरो हैं। तो क्या अब ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, उसका जवाब क्या है? इफ नंबर इज अ होल नंबर, सिग्निफिकेंट जीरोस आर डिसाइडेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब फर्ज करें, ये एक सवाल है जो कंफ्यूजन पैदा करता है जी। एंड पे हम आपके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखें, अगर आपके सामने इस तरह की वैल्यू आ जाए 7,000 और वो आपसे कहें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, आपको कोई कुछ नहीं बताया गया, कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बताया गया, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आप सिंपली कहेंगे कि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। क्योंकि ये तीनों जीरो डाउटेड है, मुझे नहीं पता कि आपने मेजरमेंट कहां से ली है, किस इंस्ट्रूमेंट से ली है, लिहाजा इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर वो कहें, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल भी दिए है, फॉर एग्जाम्पल मैथ इज मेजर्ड बाय अ स्केल, एक ऐसे स्केल के साथ हमने मैथ को मेजर किया है जिसका लीस्ट काउंट है 10। ठीक है, अब बताएं कि 50,000 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो इसमें हम ये करेंगे, जो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला है, पंजाबी में कहते हैं झटका फार्मूला। आप इस वैल्यू के ऊपर लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, मेरे पास आंसर आ गया 500। अब जो भी आंसर आया है इसके अंदर आप नंबर ऑफ डिजिट गिन लें, 1, 2, 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए जी? 3। इसका मतलब है कि जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो राइट साइड पे जीरो आती है वो हम तभी डिसाइड कर सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, और उनमें कितने सिग्निफिकेंट है कितने नहीं है, जब तक हमें उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। क्लियर हो गया जी? यहां पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, नहीं कोई नहीं लिखा हुआ, मैंने फार्मूला निकाल दिया था। ठीक है जी, उसके बाद अगर दोनों साइड में सर पॉजिटिव और नेगेटिव हो फिर क्या होगा? अच्छा, उसकी भी बात करते हैं हम। सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, द आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट प्रिसाइज टर्म। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट प्रिसाइज टर्म। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी आपने एडिशन के लिए निकालने हैं या सब्ट्रैक्शन के लिए निकालने हैं, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है कि आपने उन वैल्यूज में से सबसे पहले वो वैल्यू ढूंढनी है जो सबसे कम प्रिसाइज है। अब आपको ये तो पता होगा कि 1.2 और 2.45 में जो कम प्रिसाइज है वो कौन सी है? वो 1.2 है क्योंकि इसमें कम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है? 2.45। अब जो वैल्यू कम प्रिसाइज है उसकी डेसिमल प्लेस आपने गिननी है। जो वैल्यू कम प्रिसाइज है उसकी डेसिमल प्लेस के बाद जस्ट एक ही डिजिट है। ठीक है, लिहाजा आपके आंसर में भी डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो आंसर बनता है 3.65। तो मुझे डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डिजिट लिखना है, लिहाजा मेरा आंसर होगा 3.6। अच्छा, गौर कर रहे हैं मेरे लफ्ज के ऊपर, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो फिर किस चीज का ख्याल रखना है? डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट प्रिसाइज टर्म। जो कम प्रिसाइज टर्म है उसकी डेसिमल प्लेस का ख्याल रखना है। लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन या पावर फैक्टर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है? जो लीस्ट
प्रिसाइज टर्म होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना होता है, ये याद रखना है। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने डेसिमल प्लेस का ख्याल रखना होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना होता है। अब यहां पर एक वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है 1.22 मल्टीप्लाई बाय 2.456। तो पहले तो सिलेक्ट करें लीस्ट प्रिसाइज टर्म, वो ये है नंबर 1, हमने लीस्ट प्रिसाइज टर्म सिलेक्ट कर ली, हमने लीस्ट प्रिसाइज टर्म सिलेक्ट कर ली। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में जब हमने मल्टीप्लाई कर ली, सॉरी स्टेप नंबर 2 में उसके सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे, लीस्ट प्रिसाइज टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। स्टेप नंबर 3 में हम सॉल्व करेंगे अपनी इक्वेशन को और स्टेप नंबर 4 में हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। अब देखें ये आंसर आ रहा है मेरे पास 2.99632, जबकि मुझे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 3, यानी कि 1 2 3, तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 2 को हटाऊंगा तो कोई मसला नहीं होगा, 3 को भी हटाऊंगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं 6 को हटाऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि 6 को हटाऊंगा तो ये 9 इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3.00। ठीक है, अब मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, तो ये देखें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। ठीक हो गया जी। तो ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, दोनों में, चाहे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन और चाहे मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन, दोनों के अंदर हमें लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढनी है और ढूंढ के हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसके डेसिमल प्लेस काउंट करने हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर फैक्टर में हमें क्या करना है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज विद चेंजिंग यूनिट्स, यानी कि अगर आप यूनिट बदल दें तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। मसलन लेंथ ऑफ अ स्टिक है 52 सेंटीमीटर, अगर हम इसको लिखें मीटर में तो ये आएगी 0.52, अगर किलोमीटर में लिखें तो 0.0052। अब देखें यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहां भी 2 हैं और यहां भी 2 हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये स्टार्टिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये एक रिमेंबर वाले जो पॉइंट होते हैं ना, उन पे आपने बहुत गौर करना है, क्योंकि वो निचोड़ होता है और वहां से एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए हैं जी एरर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास है जी सिस्टमैटिक एरर, इसको कांस्टेंट एरर भी कहा जाता है। द टाइप ऑफ एरर विच इफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, यानी कि मेरी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9.8 है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से मेरी वैल्यू 9.8 से ज्यादा ही आती है। फॉर एग्जांपल 10.1 आ जाती है, 10.2 आ जाती है, 10 पूरी आ जाती है, 9.9 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो एरर है जो एक ही डायरेक्शन में है, या तो वो पॉजिटिव रहे या वो नेगेटिव रहे, या हमारी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा रहे या कम रहे, उसे कहते हैं कांस्टेंट एरर या सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर की हमारे पास आगे 3 टाइप्स हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर की वजह से होता है। पर्सनल एरर, जो कि हमारी गलती की वजह से होता है, हम एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं करते। या एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज, हवा चल रही है तेज वहां पर, ठीक है, या कोई और वहां पर कोई इन्वायरमेंटल इशू है उसकी वजह से। ये पावर फैक्टर का भी, मुस्तफा पावर फैक्टर का भी वही फार्मूला है, यानी कि जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, पावर फैक्टर में भी वही आपने करना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? द रिजल्ट ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी बाय द सेम ऑब्जर्वर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डू नॉट शो इन जनरल एग्जैक्ट एग्रीमेंट, यानी कि आप एक एक्सपेरिमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, एक ही बंदा कर रहा है, लेकिन हर दफा उसका आंसर क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो इस एरर को क्या कहते हैं? रैंडम एरर। अच्छा जी, इसका कोई डेफिनेट काज नहीं है। ठीक है, नो डेफिनेट काज फॉर सच एरर्स कैन बी ट्रेस्ड, यानी कि इसके इसके बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। हो सकता है कि सिस्टमैटिक एरर हो सकता है पर्सनल एरर हो सकता है एनवायरनमेंट का कोई इशू हो, यानी कि रैंडम एरर के काज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो एग्जैक्ट जो काज हमारे एरर की वजह बन रहा है,
हमें वो नहीं पता, यानी कि कॉज बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कौन सा है उसका हमें नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं नो डेफिनेट कॉज कैन बी ट्रेस्ड, यानी कि हम एग्जैक्ट कॉज तक नहीं पहुंच पाते कि एक्चुअली किस वजह से ये हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी। an error that occurs randomly and whose causes are unknown and indeterminate। ठीक है, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते कि उसका रीजन क्या है, उसे कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है जी। रैंडम एरर जो है इसको हम कम जरूर कर सकते हैं अगर हम एवरेज ले लें बहुत सारी वैल्यूज का। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं और उसका हम एवरेज ले लें तो एवरेज लेने से हम इसको कम जरूर कर सकते हैं। अच्छा जी। साइंटिफिक नोटेशन, जी जी बिल्कुल। हाँ जी, साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁵। अब ये जो 10 की पावर है इससे पहले जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। अब ये 1 और 0 दो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, लेकिन अगर 1.00 है इंटू 10⁻⁵ तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। और अगर 1.000 इंटू 10⁻⁵ है तो फिर इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो 10 की पावर से पहले जितने भी हमारे पास नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा जी, अब हम हमारे पास है जी कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कैसे आपने करना है। सबसे पहले हमारे पास सम और डिफरेंस के लिए, ठीक है। इफ अ क्वांटिटी x इज सम ऑफ टू क्वांटिटीज a and b, then uncertainty is calculated as maximum uncertainty is equal to uncertainty in a plus uncertainty in b। अच्छा, when x is equal to a plus b, हमारे पास x is equal to a plus b है या a minus b है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट होगी। डेल एक्स यानी कि टोटल अनसर्टेनिटी इन x इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन a प्लस अनसर्टेनिटी इन b। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, a इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.1 और b जो है 2.6 प्लस माइनस 0.1। अच्छा, अब ये वैल्यू हमारा क्या है, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू जो 0.1 है ये क्या है, ये हमारा डेल ए है और ये डेल बी है। 0.1 इज इक्वल टू डेल बी। तो अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, ये फार्मूला है, यानी कि हम दोनों अनसर्टेनिटीज को सिंपली ऐड कर देंगे। तो 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2। उसके बाद है जी मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में, उसका फार्मूला ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। डेल एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल ए ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी। जितनी भी वैल्यूज हो प्लस करते जाएं, प्लस डेल सी ओवर सी प्लस डेल डी ओवर डी। अच्छा, यहां पर एग्जांपल भी है कि हमारे पास x जो है ये बराबर है a मल्टीप्लाई बाय बी। x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय बी, जबकि a हमारे पास यहां पर 1.5 प्लस माइनस 0.1 और b इज इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 0.1। तो इसमें जो डेल a है वो क्या है 0.1, डेल b क्या है 0.1। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास है डेल ए ओवर ए, यानी कि 0.1 ओवर ए हमारे पास है 1.5 प्लस डेल बी हमारे पास कितना है जी 0.1 डिवाइडेड बाय बी हमारे पास कहाँ है 2.6। ठीक है जी, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, 0.1 को डिवाइड करें 1.5 पे, फिर आप 0.1 को डिवाइड करें 2.6 के पे और फिर इनको ऐड कर लें। ठीक है जी, तो ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 0.1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से तो ये 10% जो है हमारी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.9 प्लस माइनस 10%। ठीक है, अब ये 10% इस वैल्यू का है एरर, तो ये 3.9 प्लस माइनस 3.9 का 10% निकालेंगे तो ये 0.39 या 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू में जो एरर है वो कितना है 0.4 है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में
आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पावर फैक्टर में। हमारे पास इक्वेशन है कि x जो है हमारे पास ये इक्वल है a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर q और डिवाइडेड बाय c रेज टू द पावर r। अब इसमें तीनों इकट्ठे हो गए, मल्टीप्लीकेशन भी आ गई इसके अंदर, डिवीजन भी आ गई और पावर फैक्टर भी आ गया। इसका फार्मूला वही है जो पीछे हमने किया, यानी कि डेल a ओवर a प्लस डेल b ओवर b प्लस डेल सी ओवर सी। तीन वैल्यूज आ गई यहाँ पर। एक नई चीज जो आएगी यहाँ पर वो ये है कि इनकी जो भी पावर होगी साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ए की पावर पी है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, बी की पावर क्यू है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, और सी की पावर आर है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, बाकी वैल्यूज तो आपको दी जाएंगी, जैसे कि अभी पीछे हमारे पास वैल्यूज थी कि जो ए था वो हमारे पास क्या था 1.5 प्लस माइनस 0.1। तो इसमें जो ये वैल्यू होगी ये आपकी डेल ए होगी और ये वैल्यू आपकी ए होगी। ठीक है, तो इसके मुताबिक यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी पावर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चीज यहाँ पर रह गई है और वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास तीन हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करने हैं जी, लेंथ के लिए, मैस के लिए और टाइम के लिए। ठीक है जी, अब इनमें करना क्या क्या है। नंबर वन, इनकी टाइप्स, और नंबर टू इनका लीस्ट काउंट। ये चीजें बस याद करनी है। लेंथ मापने वाले कौन कौन से हैं, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ठीक है, ये टाइप्स हो गई, और इन तीनों का लीस्ट काउंट। मैस मापने के लिए हमारे पास जो स्केल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से टाइम मापने के लिए हमारे पास मैकेनिकल वॉच, डिजिटल वॉच, ठीक है, उनके लीस्ट काउंट। ये मैंने आपको देना था असाइनमेंट के तौर पर, ये आपको मिल जाएगा 9th क्लास की फिजिक्स में। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आज के लेक्चर में शामिल नहीं किया। असल में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको भी अपने साथ एक्टिव करूँ, थोड़ा आप भी काम करके दिखाएं ताकि पता चले कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ये म्यूचुअल कॉपरेशन है। जब तक आप मेरे साथ एक्टिव नहीं होंगे मेरा सब कुछ पढ़ाई जाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अभी हमारी जो क्लास है, ठीक है, अभी जो हमारी क्लास है, ये क्लास के बाद फौरन मैं आपको एमसीक्यूज का पहला सेट प्रोवाइड कर दूंगा। जो एमसीक्यूज का पहला सेट है, ठीक है, अब उसको आपने सुबह तक सॉल्व करना है। जब सुबह उसको सॉल्व कर लेंगे तो कल दोपहर को एक दूसरा सेट आपको मिल जाएगा, और शाम को आपको एचआर के एमसीक्यूज कराए जाएंगे। अब होगा ये, इन दोनों सेट के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आप शाम को सर के साथ एमसीक्यूज वाली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो अभी मैं आपके माइक्स जो है वो खोलने लगा हूँ, और कुछ चीज़ अगर आपने पूछनी है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।